हेलो फ्रेंड्स, एक्ससीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस तरीके से ये हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक हम भारत के भूगोल और खगोल विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं और लेकिन आज से इस क्लास से हम एक नया विषय आधुनिक भारत का इतिहास लेके आए हैं। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में आज की जो हमारी पहली क्लास है तो उस क्लास का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये पूरी लंबी श्रृंखला होगी और इस लंबी श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात जो है आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित होंगे। आज की एक क्लास जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास बहुत बढ़िया लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो उसी तरीके से आधुनिक इतिहास में ही हम आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से हम ये बेसिकली पढ़ेंगे कि जो है यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, किन कारणों से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, उनका उद्देश्य क्या था और वो भारत में यानी वो आए यहाँ पर तो उन्होंने क्या क्या चीज़ किया और कैसे वो आकर यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो ये यूरोपियों का आगमन की बात है ये मध्य जो है ये लगभग आधुनिक जो है इतिहास की बात है। लेकिन इससे पहले यानी प्राचीन काल में क्या यूरोपियों के आने से पहले क्या भारत में व्यापार होता था? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो ये यूरोपीय थे ये भारत में बेसिकली व्यापार करने ही आए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में व्यापार करना उद्देश्य था, दूसरा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो क्या इससे पहले जो लोग क्या व्यापार होता था प्राचीन काल में? क्या भारत के साथ अन्य देशों के साथ या भारत का अन्य देशों के साथ क्या व्यापार होता था? इसको हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल की। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राचीन काल। देखिए, प्राचीन काल में क्या भारत के साथ अन्य देशों का व्यापार होता था? तो इसका उत्तर है हाँ, होता था। कैसे क्या है? देखिए, भारत का एक स्टेट है गुजरात, तो गुजरात के स्टेट में एक स्थान की प्राप्ति हुई जो है खुदाई के दौरान मिला है, लोथल। तो जो लोथल एक स्थल है ये मेसोपोटामिया का एक स्थल था, एक भाग था। और पहले जो ये लोथल था वो उस ज़माने में यानी जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उस ज़माने में उस समय जो है ये एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह का मतलब होता है सी पोर्ट या इसे हम हिंदी में पत्तन कहते हैं। तो पत्तन हुआ करता था। तो जब इसकी और खुदाई की गई तो इसके जो है कुछ ऐसे साक्ष्य हमें मिले, कुछ ऐसे हमें सबूत मिले जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, इस जो है भारत का अन्य देशों के साथ संबंध रहा होगा। इसकी खुदाई के दौरान जो है तो यहाँ से लोथल से ही कुछ विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और वो जो है विदेशी जो मुद्राएं हैं वो बेसिकली यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप के और जो है यहाँ पर मिस्र से संबंधित वो जो है मोहरे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो है भारत का मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से इसका जो है एक संबंध रहा था। यानी यह जो देश थे इस सभ्यताओं के संबंधित वो देशों यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है कि जो प्राचीन काल में तो होता था व्यापार जो है इन देशों के साथ भारत का। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा हमारा पहला हो गया हमारा प्राचीन काल और दूसरा हमारा है मध्यकाल। देखिए, मध्यकाल जब यूरोपीय भारत आए थे उसी कालखंड को मध्यकाल कहा गया है। तो मध्यकाल में भी जो है यूरोपीय आए थे और जब ये भारत में व्यापार करते थे तो इनके प्रमुख 2 मार्ग थे। जब ये इन्होंने भारत से व्यापार करना स्टार्ट किया उस समय इनके 2 मार्ग थे। कौन कौन से मार्ग थे हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, उस समय इनका जो प्रथम मार्ग था वो प्रथम मार्ग इनका था यहाँ से इस तरीके से। पहले वो यूरोप से यहाँ कुस्तुनतुनिया पार करते थे क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया था तो कुस्तुनतुनिया ने बीच में क्या था यानी यूरोप था और टर्की, बीच में एक जलसंधि थी जिसका नाम था आगे हम चर्चा करेंगे बासपोरस की जलसंधि थी। और उस जलसंधि को पार करके ये लोग और जो है कुस्तुनतुनिया इस तरीके से टर्की में यानी टर्की जो कुस्तुनतुनिया था बेसिकली ये तो यूरोप का ही भाग था। इसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। तो इसको पार करके तुर्की आते थे और तुर्की से फिर जो है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, भारत जो है अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में ही था तो इसी के लिए उसको हम भारत में ही जो है जोड़ते हैं। इराक, ईरान
अफ़गानिस्तान और फिर भारत में वो लोग इंटर होते थे। यहीं से जाने के लिए भी वो उसी तरीके से करते थे, जो है यहाँ इस तरीके से अफ़गानिस्तान, फिर इराक, ईरान, तुर्की, और इस तरीके से फिर ये जो है इसको पार करके फिर कुस्तुनतुनिया को पार करके यूरोप पहुँच जाते थे। ये जो मार्ग था इनका, तो ये जो मार्ग था तो वो स्थलीय कहलाता था, स्थलीय मार्ग था। वो कौन सा था? स्थलीय मार्ग था। दूसरा जो इनका मार्ग था, द्वितीय जो मार्ग था, वो था यहाँ से इस तरीके से क्या होता था कि जो अरब के लोग थे, तो अरब के लोग भी पहले समय में भारत से व्यापार करते थे, यानी यूरोपियों के पहले भारत से जो है व्यापार अरब के लोग करते थे और जो है सामानों को लाते थे, और उस तरीके से फिर ये हिंद महासागर को पार करके फिर ये फारस की खाड़ी से होते हुए थोड़ा सा ये अरब सागर में पैदल चलते थे, उसके बाद भूमध्य सागर में प्रविष्ट होते थे। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक स्थान आप देख पा रहे हो, ये स्थान, तो ये स्थान आपका है इटली, और ये जो स्थान है आपका, ये ग्रीस है। ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है। तो ये इन दोनों को क्या करते थे, जो ये अरब के लोग थे वो इनको माल देते थे, और यही जो है इटली के जो व्यापारी और ग्रीस के व्यापारी उसी माल को पूरे यूरोप में वो क्या करते थे, उसको सप्लाई करते थे, आपूर्ति करते थे। ये इनका दूसरा मार्ग था। तीसरे मार्ग की अब तक की खोज नहीं हुई थी। पहले मार्ग में क्या हुआ कि पहले मार्ग में दिक्कतें क्या थी, देखिए क्या हुआ इसमें कि पहले इसको हम समझ लेते हैं, पहले इसका एक मार्ग विभाजन समझ लेते हैं हम। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि इस तरीके से मान लो ये था आपका यूरोप, और ये था आपका तुर्की, और यानी तुर्की कह लीजिए, और यहीं पर इसके इस कोने में ही यहाँ पर ही स्थित था ये कुस्तुनतुनिया। इसको हम इसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये स्थान था। इनके बीच में एक जलसंधि थी और एक सागर भी यहाँ पर था। ये सागर था काला सागर, यहाँ इसके नीचे एक छोटा सा सागर था मरमरा सागर, और इनके बीच में एक जलसंधि थी जिसका नाम था बासपोरस की जलसंधि। बासपोरस की जलसंधि मैंने बताई थी आपको। जलसंधि एक ऐसा सकरा मार्ग, जलीय मार्ग होता है जो दो बड़े जल मार्गों को मिलाता है। एक आप देख पा रहे हो कि इसी बासपोरस की जलसंधि के द्वारा मरमरा सागर और काला सागर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से तुर्की के लोग थे, जब यहाँ व्यापारी आते थे तो पहले भारत से वो निकले तो तुर्की पहुँचे, और तुर्की में उन्होंने जो है ये बासपोरस की जलसंधि को क्रॉस करके फिर वो कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचते थे। तो यानी क्या था, यहाँ पर यहीं पर कहीं कॉन्स्टेंटिनोपल था और यहाँ पर वो पहुँचते थे। इसमें बीच में एक घटना घट गई 1453 में घटना ये घटी कि तुर्की के पास एक छोटा सा साम्राज्य उदय हुआ जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। तो उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। आरंभ में उस्मानिया साम्राज्य एक छोटा साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य नहीं था। इसने छोटे छोटे अपने क्षेत्रों को इसने जीतना प्रारंभ किया और जीत करके उनको क्या किया, उसने अपने में उनको मिला लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। उसको हम पहले समझेंगे यहाँ पर। उससे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये यूरोप के पास ही, यूरोप के पूर्व में ही एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य हुआ करता था। एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। देखिए, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य पहले बहुत बड़ा एम्पायर होता था। इसका नाम भी हमें भी आज भी जो है इतिहास के पन्नों में मिलता है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें रोमन साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, रोमन साम्राज्य धीरे धीरे दो भागों में बट गया। पहला यहाँ पे बट गया वो पश्चिमी रोम
और दूसरा बटा पूर्वी रोम। यानी इधर वाला जो हिस्सा था यहाँ पर, तो वो हो कहलाया पूर्वी रोम, और इधर वाला हिस्सा कहलाया पश्चिमी रोम। जो पश्चिमी रोम की जो कैपिटल थी वो रोम ही थी, और रोम जो है अभी वर्तमान में इटली की कैपिटल है, रोम थी। और पूर्वी रोम जो साम्राज्य था इसको एक अलग नाम दिया गया, बैजेंतिया साम्राज्य। क्या कहा गया? बैजेंतिया साम्राज्य। बैजेंतिया साम्राज्य। और इसकी जो बैजेंतिया साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। ये पीली लिखा रहता है लेकिन इसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ते हैं। और इसी को कहा गया था कुस्तुनतुनिया। यानी ये जो स्थान मैंने कुस्तुनतुनिया बताया है, तो ये जो यूरोप के लोग थे, जो यूरोप के पश्चिम के लोग थे, तो इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। और इधर पश्चिम के जो है इसके पूरब के लोग, टर्की, इराक, ईरान के जो लोग थे, यानी एशिया के जो लोग थे, वो इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, और उसी समय जो है बैजेंतिया साम्राज्य था, और बैजेंतिया साम्राज्य स्थापित हुआ इधर यहाँ पूरब में, और बहुत फला फूला, बहुत ज़्यादा फला फूला। और उसी के दरमियान, उसी के समय जो है यहाँ पर तुर्की में एक छोटे से साम्राज्य, जो मैंने अभी बताया था आपको, उस्मानिया साम्राज्य। छोटा साम्राज्य था, धीरे धीरे बड़ा हो गया और बहुत विशाल साम्राज्य हो गया। और विशाल साम्राज्य होने के बाद जब उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, तो उसने फिर जो है ये पूर्वी जो रोम था, यानी जिसको बैजेंतिया साम्राज्य कहा गया था, इसको चुनौती दे डाली कि भाई या तो आप सीधा सा सरेंडर कर दो, या तो आप हमसे युद्ध लड़ लो। अगर आप विजयी हुए तो ठीक है, अगर जैसे आप हमसे हार गए तो फिर जो है चीज़ें इसमें हो जाएंगी। चूँकि जो पूर्वी रोम था ये भी बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था, इसने भी जो है शीघ्र हार नहीं मानी, और इसने कहा नहीं, हम आपसे युद्ध लड़ेंगे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और जो है 1453 में इसका निष्कर्ष ये निकला, इस युद्ध का इसका परिणाम ये हुआ कि जो उस्मानिया साम्राज्य था उस पर, उसका जो है अधिकार हो गया कौन जो है बैजेंतिया साम्राज्य पर। यानी जो है उस्मानिया ने बैजेंतिया को परास्त कर दिया, और जो है इसी तरीके से जो कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया। और जो उस्मानिया साम्राज्य था ये बेसिकली एक तुर्क के क्षेत्र का था, इसीलिए इसको तुर्क भी कह सकते हैं, या तुर्कों का भी कह सकते हैं, या तुर्की भी शासक कह सकते हैं इसका अधिकार। तो इसी तरीके से कहेंगे किताबों में आपको जो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो वो पूरा जो साम्राज्य था तुर्क में, जो क्षेत्र में था उस्मानिया साम्राज्य, तो इसी तरीके से आप दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं आपको लिखा मिल गया तुर्कों ने अधिकार कर लिया, आप कहोगे सर आपने यहाँ उस्मानिया कहा है, वहाँ पे तुर्कों लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बेसिकली जो ये पूरा साम्राज्य था ये तुर्क में ही था, तुर्की में ही था, इसी के लिए इसको ऐसा कहा गया है। अधिकार यहाँ पर कर लिया, और जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो जो यूरोप के लोग थे, अगर वो मान लीजिए अगर यहाँ आते थे यूरोप से, तो यहीं पर ही इन्हें जो है कुस्तुनतुनिया, यानी कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्कों का जो है टर्की का जिसमें शासन था, तो उन्हें जो है बड़े बड़े कर देने पड़ते थे, बहुत विशाल विशाल कर। और वो कर इतने ज़्यादा थे क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था, कर देने के अलावा इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इन्हें देना पड़ता था। इससे ये बहुत ऊब गए थे, और मनमाने ढंग से टर्की इनके ऊपर जो है करारोपण कर रहा था। तो इसी तरीके से अब इनका जो है, और दूसरी बात इसमें ये थी कि जब ये पहले जब भारत से ये इंटर होते थे, जब ये भारत को अफगानिस्तान में इंटर होते, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है इन्हें दर्रे का भी जो है पार करने पड़ते थे, बड़े विशाल विशाल दर्रे होते थे। तो वो जिस तरीके से मान लीजिए खैबर दर्रा इत्यादि जो भी बड़े दर्रे, तो इनको पार करना पड़ता था, वो भी इनके लिए बहुत दूभर था, क्योंकि इनके ये अकेले नहीं होते थे, इनके साथ भारत से खरीदा गया माल साथ में रहता था। तो इसी के लिए इनको वहाँ पर जो है बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी। तो और इसी तरीके से जब तुर्कों का इस पे अधिकार हो गया, तब इनकी जो बाकी बची जो इनकी जो ख्वाहिशें थी वो भी मर चुकी थी। इनके पास दूसरा जो रास्ता था, यानी ये पहला मार्ग हमने समझ लिया, इसमें ये मार्ग हमने समझ लिया इसको। अब इनका जो दूसरा मार्ग था, यानी ये मार्ग, तो दूसरा मार्ग क्या था कि जो अरब के लोग थे वो आते थे भारत से, वो व्यापार करते थे और भारत से माल खरीदते थे, और माल खरीदने के बाद वो पुनः जो है
तो इसी तरीके से फारस की खाड़ी, ये जो आप देख पा रहे हो, ये खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी से थोड़ा सा ये अरब सागर, यहाँ पर अरब के प्रायद्वीप में, ये अरब का प्रायद्वीप है। ये क्या है? अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप। तो इसी तरीके से इसी में आपको ओमान, यमन, सऊदी अरबिया जो है देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जब ये यहाँ पर इंटर होते थे, तो इंटर होने के बाद फिर थोड़ा सा ये अरब सागर में, उसके बाद भूमध्य सागर पार करते थे, और इस तरीके से ये जो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, इटली और जो है ग्रीस, यहाँ के व्यापारियों को ये अरब के लोग माल सप्लाई करते थे, आपूर्ति करते थे। और फिर बाद में वही जो लोग थे, ये इटली के और ग्रीस के, यही लोग पूरे यूरोप में उस माल को ये जो है सप्लाई करते थे। लेकिन अब जब ये मार्ग बंद हो गया, जब अरबों को ये पता चला कि जो है यह कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का यानी उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया है, तो जैसे ही उन्होंने इसको पता चला, उन्होंने क्या किया, अपने दाम को जो है एकाएक बढ़ा दिया। क्योंकि कब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ पर किसी का एक मोनोपोली होता है, एक अधिकार होता है, तो फिर वो फ़ायदा उठाने की सोचता है कि भाई किसी तरीके से इससे जो है फ़ायदा उठाया जाए। इस स्थिति में अरब के लोग जो है तो मनमाने ढंग से पैसा वसूलने लगे जो है ग्रीस और जो है इटली के लोगों से। इससे जो है ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और ये बहुत ज़्यादा, और तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने एक तीसरे मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हमने 2 मार्ग पढ़े, प्रथम मार्ग और दूसरा मार्ग। तब इन्होंने जो है तीसरे मार्ग की खोज करना, तीसरा मार्ग, देखिए तीसरा मार्ग खोज करना था। ये इसको हम लिख देते हैं कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। उसी तरीके से देखिए कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में जो है अभी हाल ही में इसको इस्तांबुल कहा जाता है, ये इस्तांबुल है। तो इसी तरीके से जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तीसरे मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई, भाई लोग तीसरे मार्ग की खोज करने लगे कि भाई तीसरा मार्ग हमें खोजना है। उस स्थिति में ये लोग क्यों तीसरा मार्ग खोजना चाहते थे, इसके पीछे कारण है। ये क्यों चाहते थे कि भाई हमें तीसरा मार्ग खोजना है, इसके पीछे भाई भारत में ऐसा आखिर क्या था, ऐसी कौन सी जो है इनको यहाँ जो है खजाना चाहिए था, जो इनको चाहिए था। ये बहुत बड़ा जो है एक समझ लीजिए एक प्रश्न उठता है। आप भी इसको सोचिए कि भाई ऐसा भारत में क्या था जिसके लिए इतना परेशान थे खोजने के लिए। जब 2 मार्ग बंद हो गए तो कहीं और भी तो ये अपना व्यापार कर सकते थे, क्यों ये भारत में ही जो है व्यापार करना जो है आना चाहते थे। तो इसके पीछे कारण ये था कि जो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई कारण। जिस तरीके से देख सकते हो आप कि पहली बात तो ये थी कि जो यहाँ पर मिलता था, यहाँ पर भारत में जो मसाले थे, तो उन मसालों की यूरोप में बड़ी डिमांड थी। दूसरी बात, यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। और जो है तीसरी बात क्या थी कि जो है अभी मैंने बताया कि जो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, या उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया था। तो इस कारण जो है ये यहाँ पर व्यापार करने चाहते थे। लेकिन इनका जो मुख्य कारण था, तो वो मुख्य कारण था कि ये जो पूरा जो ये यूरोप का जो क्षेत्र था, ये पूरा सर्दी में, मतलब ये ठंडा क्षेत्र था। यहाँ की जो क्लाइमेट था वो ठंडी शीतोष्ण क्लाइमेट थी, और यहाँ के लोगों को जीवन को जीने के लिए, जीवन सर्वाइव करने के लिए इन्हें जो है मांस की आवश्यकता होती थी। मांस खाकर इन्हें जो है थोड़ी गर्मी मिलती थी। और उस समय ये क्या करते थे, अब चूंकि जो मांस होता था तो उसको संरक्षण करने के लिए, मांस संरक्षण करने के लिए इनके पास उस समय कोई जो है कोई ऐसे जो है उपकरण नहीं थे। जैसे इस तरीके से आज के इस वक्त में आपको फ्रीज है, एसी है, चीज़ें मिल जाती, उस समय ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय जो ये काली मिर्च और जो मसाले ये भारत से लेके जाते थे, तो इसका इस्तेमाल वो स्वाद के लिए नहीं करते थे। ये जान लीजिए आप, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, उसका इस्तेमाल स्वाद के लिए नहीं करते थे, उस मसालों का इस्तेमाल ये करते थे जो है मांस को सड़ने से बचाने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि उसी तरीके से पूरा यूरोप जो है वही मांस का सेवन करता था, तो सभी को मांस संरक्षण के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो इसी के लिए जो है दूसरी बात इन्होंने जो है इसके बारे में सोचा। दूसरा बात क्या था कि ये तो एक कारण इसका हो गया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, उसका भी कारण आपको पता चल गया। तीसरा जो इसका कारण था वो था पुनर्जागरण का कारण था। पुनर्जागरण का कारण ये था कि जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ का पूरा जो बाशिंदे थे, वो पहले जो प्राचीन समय में यानी मानव केंद्रित समाज को मानते थे। इनके कहते थे कि जो मानव है यानी ये तर्क को प्राथमिकता देते थे, विज्ञान को प्राथमिकता देते थे और विज्ञान की खोज में आगे रहते थे।
और लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके मन में यानी वहाँ के लेखकों द्वारा ये बात बिठा दी गई कि जो भी होता है, यानी उस समय जो है पहला प्राचीन समय में एक था मानव केंद्रित समाज। यहाँ लिख देते हैं हम, मानव केंद्रित समाज। मानव केंद्रित समाज के बाद जो द्वितीय वर्ग में हो गया ईश्वर केंद्रित समाज। ईश्वर केंद्रित यानी द्वितीय चरण में क्या हो गया, दूसरे फेस में क्या हो गया, ऐसा माना गया कि जो करता है वो ईश्वर ही करता है, ईश्वर जो कहेगा वो होगा। तो लोगों के मन में एक प्रकार का आलस बैठ गया कि भाई जब ईश्वर ही सब कुछ करता है तो हम क्या करें। तो फिर लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिक आधारों को, वैज्ञानिक के नियमों को, सिद्धांतों को और तर्क को जो है इन्होंने मानना बंद कर दिया और ये ईश्वर पर केंद्रित हो गए। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया, जब ये तो इस तरीके से जो कुस्तुनतुनिया, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, वो एक धार्मिक हब था, एक धार्मिक क्षेत्र था। ऐसा माना जाता था कि जो यहाँ पर एक ईश्वर की विशाल अनुकंपा है, ईश्वर की विशाल यहाँ पर एक प्रकार की जो है संरक्षण ईश्वर का प्राप्त है। लेकिन जब उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर यहाँ पर जब हमला कर दिया गया और हमला करने के बाद जो यहाँ के जो लेखक थे, जो लोग थे, जो विद्वान थे, वो भाग करके फिर इसके है यूरोप के पश्चिम की ओर पलायन कर गए और इन्होंने ग्रीस और इटली में शरण लिया। उस समय इन्होंने कहा कि भाई, तब उनके मन में जो, और अपने साथ ये सिर्फ अकेले नहीं आए थे, अपने साथ ये बहुत सारा साहित्य लेके आए थे। वो साहित्य था प्राचीन साहित्य, जो प्राचीन समय के जो लेखक थे जिन्होंने लिखा था कि मानव जो है, ये जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये मानव केंद्रित समय है। तो उन प्राचीन जब इन्होंने ग्रंथों को उठाया, उसको पढ़ा, और जब ये ग्रीस पहुँच, तो वो जो है जब हमला हुआ तो इन्होंने बहुत सारे साहित्य को अपने साथ लेके गए और साथ लेने के बाद जब ये इटली पहुँचे तो उन्होंने उस प्राचीन साहित्य को पढ़ा और कहा, उन्होंने सोचा और उसने तर्क दिया कि अगर ईश्वर केंद्रित समाज होता तो कुस्तुनतुनिया यानी जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है पर तुर्कों का अधिकार क्यों होता, ईश्वर ने हमारी संरक्षण क्यों नहीं किया, हमारा बचाव क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो करेंगे वो हम करेंगे। फिर लोगों में एक भावना, एक विचार आया, एक मानव केंद्रित, कि भाई जो हम करेंगे वो हम करेंगे। ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, धरती पर भेजा है, हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तब लोगों ने ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने ये जो विचार उनके मन में आए, इन्होंने उसको एक पुस्तक का रूप दिया, पुस्तकों में उसका मुद्रण करवाया, उसको पब्लिश करवाया, उसको प्रकाशित करवाया और उसको पूरे जो है चारों ओर उसको भेजने का प्रयास करने लगे। और उसी वक्त में जो है कई सारे जो है चीज़ें बनी, जलपोत बने, युद्धपोत बने और कई जो है जलयान बनाए जाने लगे और विज्ञान को तरजीह दी जाने लगी और तर्क को तरजीह देने जाने लगी। तो ये सब कारण था जिससे जो है ये यूरोप के लोग तीसरे मार्ग की खोज में लग गए थे। इसमें कई सारे, आगे हम इसका एक आपसे 2 क्वेश्चन भी इसमें बताएंगे आपको, किस प्रकार से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ये यूरोप का ये जो क्षेत्र था, यानी जो यूरोप के लोग, तो इन्होंने तीसरे मार्ग की खोज की, लेकिन दो देश थे जो इसमें अग्रणी थे। पहला देश इसमें था, एक देश इसमें था स्पेन और दूसरा ये था पुर्तगाल। स्पेन ने इसमें जो है पहल की और जो है कोलंबस के नेतृत्व में, जो कोलंबस जो बेसिकली था तो वो इटली के जेनेवा का रहने वाला था और इसमें स्पेन में वो जाकर बस गया और स्पेन के राजा और रानियों के संरक्षण में और उनके वित्त पोषण से जो है ये उसने कहा गया कि जाकर के आप जो है तो समुद्र के द्वारा जो है एक तीसरे मतलब समुद्र के मार्ग की खोज करिए और भारत का पता लगाइए और भारत पहुंचिए, भारत में व्यापार करने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये हुआ कोलंबस के साथ, कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, अक्सर पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ कि कोलंबस जो था तो वो निकला था भारत के लिए, उसका जो बेड़ा था तो वो भारत के लिए निकला था, लेकिन गलती से जब वो यहाँ अटलांटिक पे पहुँचा, ये अटलांटिक मार्ग, देखिए ये आपका जो क्षेत्र है ये उत्तरी अटलांटिक है और ये जो नीचे वाला है ये दक्षिणी अटलांटिक है। दक्षिणी अटलांटिक है। तो उस तरीके से जब ये यहाँ पर ये पहुँचा चीज़ और ये मार्ग भटक गया, ये अपना मार्ग भटक गया और ये दूसरे ओर जो है ये चला गया और ये इस तरीके से
मार्ग भटक करके ये पहुंच गया, इसको जाना था भारत, लेकिन ये फिर जो है यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर ये कब पहुंचा था? तो ये 1492 में ये जो है इसका मार्ग, यान का मार्ग भटक गया और ये पहुंच गया जो है नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की। अब इसमें एक प्रश्न ये होता है कि गलती से ही अमेरिका की खोज हुई थी। भाई इसमें एक प्रश्न है ना कि गलती से ही अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज कि वो तो निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन हो गई अमेरिका की खोज। तो इसमें कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलत के लिए भी सही हो जाता है। इस तरीके से इसने की। लेकिन उसके बाद स्पेन के बाद जब स्पेन अमेरिका पहुंचा तो यूरोप के लोग यहाँ पर बसने लगे और इन्होंने पूरे जो है अमेरिका पर अपना अधिकार कर लिया। कई वर्षों तक जो है अमेरिका तो यूरोप के अधिकार में रहा है। बाद में फिर इसको जो है फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली। अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ देश था पुर्तगाल, तो पुर्तगाल ने अब जो है समुद्री खोजों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब पुर्तगाल में एक जो है राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी में इसमें बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रिंस हेनरी थे उनको द नेविगेटर कहा जाता है। नेविगेटर का मतलब होता है एक समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो है यात्रा के दौरान दिशा और मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो उस व्यक्ति को जो है तो नेविगेटर कहा जाता है। हालांकि जो ये प्रिंस हेनरी थे ये नेविगेटर नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जो कई सारे इन्होंने दल बनाए और दलों को भेजा। इन्होंने जो है पूरा कई बार उन्होंने दल भेजा और जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की इन्होंने उसका नक्शा बनवाया। मतलब ये नेविगेटर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा और अपने बहुत फाइनेंशियल उनको जो है उन बेड़ों को सहायता की, बहुत पैसे से सहायता की और जिस तरीके से, तो इसी के लिए उनको द नेविगेटर कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते गए। उन्होंने कई बार ये पूरा जो है इस क्षेत्र जो था ये पुर्तगाल से उसका कई बार इन्होंने जो है लोगों से यात्रा करवाई इसकी। और इन्होंने जो है पश्चिमी तट जो ये तट था अफ्रीका का, इसका उन्होंने एक मैप भी बनवाया। उसी क्रम में इन्हीं के द्वारा भेजा गया एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको पहले मिटा देते हैं। यानी प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में एक नाविक निकला यहाँ से जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। तो यही इसके पुर्तगाल के ही यानी प्रिंस हैरी के नेतृत्व में निकला। ये पहला एक ऐसा नाविक था जो कि अफ्रीका के इस पॉइंट पर जिसे कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है वहाँ पर ये पहुँचा था। और जो मैप बनवाया था इन्होंने प्रिंस हेनरी ने, उसी मैप के सहारे ये यहाँ पर पहुँचा था। कौन? ये आपका ये बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पहुँचा था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती गईं और उसके बाद प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ही यानी इसमें 1497 में 1497 में वास्को डिगामा को 4 जहाजी बेड़े के साथ जो है भेजा गया पता लगाने के लिए, यहाँ पर भारत के लिए पता लगाने के लिए भेजा गया इनको कि जाइए भाई आप जो है भारत की खोज करिए। ये यहाँ से निकले इन्हें जो है ये 1497 में निकले। जब ये और यहाँ तक पहुँचने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई जब ये, क्योंकि यहाँ पर इन्हें जो है क्योंकि ये बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पहुँच चुका था तो यहाँ पहुँचने में इन्हें दिक्कत नहीं हुई और यहाँ पर ये पहुँचे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आगे की रास्ता जो इनके लिए था वो बहुत दूभर था, क्योंकि यहाँ पर ये आसानी से पहुँच गए। और इसके बाद का जो ये पूरा क्षेत्र था ये पूरा एक अंधकारमय पूरा दक्षिण महासागर था, पूरा दक्षिण हिंद महासागर था, पूरा हिंद महासागर था। और उस हिंद महासागर का कोई और छोर नहीं था और इसका भी कोई पक्का कोई प्रूफ भी नहीं था कि आगे भारत मिल ही जाएगा। उस समय जो है वास्को डी गामा की हेल्प की थी जो है एक नाविक थे जिनका नाम था, उस नाविक का नाम था अब्दुल मनीक।
अब्दुल मनीक इन्हें मिल गए यही जब ये केप ऑफ गुड होप से निकले तो इन्हें मिल गए। जो अब्दुल मनीक थे तो बेसिकली वो शायद वो एक नाविक ही थे और वो शायद वो जो है अरब से व्यापार जो है अरब के लिए जो है भारत से व्यापार करते थे। तो जब यहाँ मिले तो जब दोनों की यहाँ पर एक जो है एक मीटिंग हुई, जब मिले वो दोनों, तो उसके बाद अब्दुल मनीक ने कहा कि भाई मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं आपको ले जा सकता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, वास्को डी गामा ने थोड़ी राहत की सांस ली और जो है इसी तरीके से अब्दुल मनीक के पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश से जो है तो लगभग 10 महीने के बाद, यानी 1497 में निकले थे और 10 महीने के बाद यानी 1498 में ये जा कर के यहाँ पर इस तरीके से मान लो कि ये भारत है आपका इस तरीके से। तो 1498 में जो है यहाँ पर इस तरीके से ये भारत का क्षेत्र है, ये इसे कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट और ये जो क्षेत्र था ये था कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट, तो इसी तरीके से 1498 में केरल में पड़ता था और यहाँ पर एक स्थान पर ये पहुँचे जिसका नाम था कालीकट, जिसे कोझिकोड भी वर्तमान में कहा जाता है। कोझिकोड पहुँचे, ये 3 महीना वहाँ रुके और 3 महीना रुकने के बाद इन्होंने बहुत सारा जो है मसाले खरीदे, वहाँ पर जो है कीमती भारतीय वस्तुएं खरीदी, सूती वस्त्र खरीदे, औषधियाँ खरीदी और 3 महीना रुकने के बाद जो है ये फिर जो है तो रवाना हो गए आगे के लिए। और आगे के लिए फिर ये वापस यहाँ पर आए ये, और वापस आने के बाद जो है इन्होंने वापस ये वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद जब ये पहुँचे जो है यहाँ पर यूरोप वापस ये पहुँचे तो एक प्रकार से समझ लीजिए हाहाकार मच गया। हाहाकार इसके लिए मच गया क्योंकि लोगों ने जो ये मसाला वहाँ से लेके आए थे तो वो मसाले की बड़ी डिमांड थी, इतनी ज़्यादा डिमांड थी, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और उस मसाले से क्या हुआ कि इन्होंने जब उसको यूरोप में बेचा तो यूरोप में बेचने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा हुआ, उससे बहुत अधिक मुनाफा हुआ। और उसी मुनाफे से क्या हुआ कि इन्होंने लगभग 60 गुना इन्हें मुनाफा हुआ और यूरोप में हाहाकार मच गया। और उसके बाद कई सारे जो लोग थे वो यहाँ व्यापार करने के लिए लालायित हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर लालायित हो गए और व्यापार करने के लिए इच्छुक हो गए। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज नाम का एक दल वापस जो है पुर्तगाल से यहाँ पर भारत के लिए आया और उसके बाद 1502 में पुनः जो है वास्को डी गामा को पुर्तगाल से यहाँ भेजा गया कि आप फिर जाइए। अब ये अपने साथ सिर्फ अकेले नहीं आए थे, इनके साथ जो है बहुत सारा गोला बारूद भी था और बहुत सारा इनके पास हथियार था, तोपें थी। इनका मकसद ये था कि ये पूरा जो है हिंद महासागर पर अपना आधिपत्य चाहते थे, क्योंकि उस समय जो अरब के लोग थे तो वो व्यापार करते थे, वहाँ से ये व्यापार करते थे और ये ऐसा नहीं चाहते थे। इन्होंने कुछ अरब के जहाज़ों पर हमला भी किया था और उनको जो है उनको नुकसान भी पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया था। तो ये वापस आए और इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी जो है अपना अधिकार यहाँ जमा लिया इन्होंने। और उसी तरीके से क्या हुआ कि ये चीज़ें यहाँ पर करने लगी। तो यानी इसके बाद जो है वास्को डी गामा जब 1502 में पुनः आया और इसने अपने साथ कई सारे तोपें लाई और तोपे के जो है साथ इसने जो है भारत पर जो है तो इसने व्यापार करना चाहा। और उसी तरीके से इसने जो है अपने साथ लाया जो है गोले, तोपे और इस तरीके से जो यहाँ क्षेत्र था ये आपका ये अरब सागर वाला क्षेत्र। और इस अरब सागर का जो क्षेत्र था इसमें जो है अरब के जो जहाज़ होते थे वो व्यापारिक जहाज़ यहाँ पर रहते थे, लेकिन उनके पास जो है कोई हथियार या तोपें नहीं होती थी। तो इस जो लाया था ये वास्को डी गामा अपने साथ जो ये गोला बारूद जो भी तोपें लाया था, इसने क्या किया, उन जो है अरब सागर के जहाज़ों पर हमला कर दिया
और हमला करने के बाद क्या किया, उनको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। इसके पीछे इसका कारण ये था कि वो पूरी तरीके से पूरा क्षेत्र, पूरा एकाधिकार चाहता था। ये चाहता था कि सिर्फ मैं ही बिजनेस यहाँ पर व्यापार करूँ, उसके अलावा कि मैं कोई दूसरा यहाँ पर व्यापार नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो है ये आया 1500 यानी 1502 में ये आया, और 1500 में एक जो है पेड्रो अल्बरेज करके एक दल जो है पुर्तगाल का एक दल था, वो भी यहाँ पर आया था। उसके बाद देखिए जो यूरोप के लोग आए थे, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है, जो यूरोप के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे बेसिकली, तो ये जो ये लोग थे, तो ये सिर्फ जो है ये इसके साथ ही साथ क्या करते थे, जो वहाँ के जो राजा होते थे, जो यहाँ के जो एम्परर जो होते थे, तो साथ उन राजाओं ने यहाँ के इनको ये निर्देश दिया कि आपको धर्म, धन और ध्वज को भी वहाँ पर करना है। मतलब आप जाइए वहाँ पर व्यापार करिए। राजाओं ने क्या कहा इनसे कि आप यहाँ जाइए, जो यूरोप के राजा थे, यानी मान लीजिए पुर्तगाल के जो लोग थे, जो व्यापारी यहाँ पर आए, जिस तरीके से फ्रांसीसी आए, डच आए, हूर आए, जो लोग आए, तो वहाँ के जो राजा थे बेसिकली फ्रांसीसी जो अंग्रेज़ आए, तो उनसे वहाँ के लोगों ने इनसे कहा कि भाई आपको यहाँ व्यापार करना है, जाकर व्यापार करिए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ क्या करिए, आप यहाँ पर धर्म, धन और ध्वज का प्रचार करिए। धर्म का मतलब क्या होता था कि पूरे जहाँ पर आप जाइए वहाँ पर आप ईसाइयत का प्रचार करिए, ईसाई धर्म का प्रचार करिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं जाते हो तो उनके ध्वज, यानी जो इनका यहाँ ध्वज था, उसके ध्वज का मतलब क्या होता है कि उनके साम्राज्य के बारे में कीर्ति गाथा बताना, लोगों को बताना कि भाई वो साम्राज्य ऐसा था। उसके बाद दूसरा था इनका धन, भाई धन कमाना था इनको, क्योंकि जो कंपनियां यहाँ से आती थी, ये यूरोपीय जो कंपनी आती थी यहाँ पर, जो मुनाफा कमाती थी, उस मुनाफे में राजा को भी हिस्सा मिलता था। तो इसी के लिए जो ये लोग थे, तो यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए बेसिकली आते थे। उसी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे, वास्को डी गामा एक पहला व्यक्ति था जिसने एक नींव रखी थी यहाँ व्यापार करने के लिए, और उसने क्या किया था, उसने यूरोप को और जो है पूरी तरीके से भारत को जोड़ सा दिया था। एक प्रकार से एक संबंध बन गया था दोनों के बीच में। पहले जो पहला मार्ग था तो इसमें भी दिक्कतें थी, अब इनको यहाँ कोई दिक्कतें नहीं होती थी, जहाजी बेड़े होते थे, और उन्हीं जहाजी बेड़ों के द्वारा जो है इनको यहाँ आना होता था, और ये यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और व्यापार करते थे, मुनाफा कमाते थे। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां, जिस तरीके से फ्रांसीसी यहाँ पर आए, डच आए, इन्होंने 150 सालों तक लगातार जो है पुर्तगालियों का या यूरोपियों का जो है यहाँ पर जो है व्यापार होता रहा। एकमात्र ऐसी कंपनी जो सन 1600 ईस्वी में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पर व्यापार ही किया, व्यापार करने के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक मामलों में भी जो है हस्तक्षेप करने लगी। और हस्तक्षेप करने के बाद उसने कई प्रकार की जो है भारत पर धीरे धीरे इसकी जो नींव को खोखला करना स्टार्ट कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे जो है राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक बागडोर को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो बात आगे हम पढ़ेंगे, इसमें उसके पीछे कारण भी रहे होंगे, कई सारे कारण थे उस पर। यहाँ के राजाओं की जो है आपस में मतभेद, इनकी कमज़ोरी जो है, कई सारी चीज़ें थी। उच्च कोटि का इनके पास ज्ञान भी होता था। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो भारत के लोग थे वो धीरे धीरे जो है इसमें जो है धीरे धीरे फंसते गए, और उनका जो है विकास धीरे धीरे जो है तो नहीं होता गया। उसी तरीके से क्या हुआ कि और भी बहुत सारे लोग उसी की देखा देखी में आना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे जो है यहाँ से व्यापार करते गए। भारतीयों में दूसरी बात क्या है कि जो काली मिर्च और जो मैंने बताया था, काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो होती थी, तो ये सिर्फ जो है बहुत बड़ी मात्रा में उस समय जो ये काली मिर्च और दाल होती थी, उस समय ये यूरोप की एक अमूल्य मतलब बहुत कीमती वस्तु होती थी। मैंने बताया था आपको कीमती क्यों होती थी, क्योंकि मांस प्रिजर्वेशन के लिए, मांस का संरक्षण करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जिस तरीके से वो यहाँ से, जब वास्को डी गामा यहाँ से आया, जब वो 3 महीने यहाँ रुका था, ये इसको समझ लीजिए। पहले जब वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर इस तरीके से आगे, तो यहाँ पर ये मालाबार तट पर पहुँचा था 1498 में। और ये जिस यहाँ पर एक राज्य था केरल राज्य के मालाबार तट पर पहुँचा था, केरल राज्य के। और उस समय केरल के जो राजा थे उनका नाम था जामुरिन नाम था उनका, वो थे। और उन्होंने जो है इसका वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, बहुत स्वागत किया था। और जो है 3 महीना ये जो है राजमहल में वहाँ रुका,
और उसके बाद फिर जब ये उसने जो है और 3 महीने के अंतर्गत जो है अंदर इसने भारत से कई सारी चीज़ें खरीदी। इसने जो है उच्च कोटि की औषधियाँ खरीदी, इसने दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसने खरीदी, बहुयात मात्रा में खरीदी। और जो है इसने जो है सूती वस्त्र भी खरीदे, भारत के सूती वस्त्र भी खरीदे। उस तरीके से इसने रत्न, जो नीलम रत्न होते थे, ये भी उसने खरीदे। और जो है फिर ये जो है लेके गया, इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ वहाँ पर। और बेनिफिट होने के बाद जो है धीरे धीरे पूरा एक क्रम बन गया, और क्रम बनने के बाद फिर धीरे धीरे एक परिपाटी बन गई और लोग यहाँ पर आते रहे भारत में व्यापार करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें होती गई। अब यूपीएससी कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, उसको हम देखते हैं। इसको हम, बेहतर है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी आज की ये क्लास। अब यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है आपसे, किस प्रकार से आपको प्रश्नों में फंसाता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, अब यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो लगभग बदल चुका है। अब कई सारी जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और अब अगर आपने उसको बेहतर नहीं समझा, अगर आपने फैक्चुअल से लगा करके, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं समझी, तो आप यूपीएससी के सवालों को बीट नहीं कर पाओगे। यूपीएससी पीटी के कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पास्ट में, उसको यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि उनका प्रश्न पूछने का तरीका कैसे था और आज के प्रश्न के पूछने के तरीके में क्या बदलाव आया है। देखिए, एक पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था। एक प्रश्न था पहला प्रश्न था कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। अब इसमें उत्तर दिया गया आपको, मान लीजिए पहला इसमें दे दिया आपको, मान लीजिए आ दे दिया इसमें आपको कोलंबस, बा इसमें दे दिया आपको प्रिंस हेनरी, सा दे दिया गया इसमें आपको वास्को डी गामा, दा दे दिया गया आपको दे दिया गया उपरोक्त सभी। तो अब इसमें आप इजीली बता दोगे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वो की थी वास्को डी गामा ने। अब इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको भी आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न 2 है ये, भारत के लिए समुद्री मार्ग, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के क्या कारण थे। क्या कारण थे। अब इसमें भी वही आपको आबासा देखने देखिए, पहला इसमें है पुनर्जागरण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, इसको हम उस्मानिया साम्राज्य भी कह सकते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो तुर्कों का अधिकार, भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग, और दा हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है।
अब ये 4 इसके उत्तर दिए गए हैं। अब ये जो इसका ये प्रश्न है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अब इसमें किसी एक चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ पर आप नहीं फोकस कर सकते, किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को आप नहीं कह सकते, क्योंकि क्या था कि जब समुद्री मार्ग की खोज के कारण पुनर्जागरण भी था, यानी जब लोगों ने को पता लगा कि भाई अब जो है जो पूरा समाज था वो ईश्वर केंद्रित था, लेकिन बाद में जो लेखकों ने मानव केंद्रित उसको किया, तो उसके लिए फिर उसको प्रचार प्रसार करवाया। उस समय भी जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था यूरोप में, लोगों ने पुस्तकें छपवाईं और उसी पुस्तकों को उन्होंने इन्हीं यूरोप के जो ये नाविक थे, जो ये यात्री थे, इनको दिया कि जाकर आप इसका प्रचार प्रसार करें। तो ये भी चीज़ें, इसमें पुनर्जागरण भी सही है भाई, इसी का एक कारण भी था, ये भी सही है। दूसरा था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये भी सही था भाई। तुर्क के क्षेत्र का जो एक साम्राज्य था, उस्मानिया साम्राज्य, उसने जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। और कुस्तुनतुनिया क्या था, जो कुस्तुनतुनिया था ये बेसिकली जो था आपका, तो ये रोमन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य का जो एक भाग था पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, यानी वैजेंतिया साम्राज्य, तो उसकी कैपिटल थी कुस्तुनतुनिया, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो उसी तरीके से जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्कों ने क्या किया कि अपने जो है मनमाने ढंग से ये कर वसूलने लगे यूरोपियों से, उस स्थिति में जो है एक नए मार्ग खोजने की आवश्यकता हो गई थी। तीसरा है आपका भारतीय वस्तुओं की मांग, क्योंकि उस समय भारतीय वस्तुओं की बड़ी मांग, बहुत डिमांड थी। भारतीय वस्तुओं को लोग खोज रहे थे कि भाई भारतीय वस्तुएं हमें चाहिए, तो उस लिए भी जो है खोज होने लगी इसकी। तो यानी इसमें जो है तीनों क्वेश्चन सही हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए ये जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ये दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी ये पीटी में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो अब ये प्रश्न में, अब आपको अगर ये प्रश्न दे दिया जाए तो आपको, अब इसमें अगर आपने गहन समझ नहीं होगी आपकी, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। आपने मान लीजिए पुनर्जागरण पे टिक कर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको यानी सारे सवालों को उसको सही करना है। तो उसी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पूछता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस पूछता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी में उसको में थोड़ा सुधार लाना है। तो इस तरीके से यानी इसको एक बार हम फिर से जो है रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। पहली बात यह है, रिवीजन में हम पहले जाते हैं इसका कि यानी प्राचीन काल में हम जाते हैं कि प्राचीन काल में लोथल जो गुजरात में स्थित है, ये मेसोपोटामिया का स्थल है, और इसकी खुदाई जब हुई है तो इसकी खुदाई में हमें जो है प्राप्त हुए थे जो कुछ ऐसे मोहरे, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारत का जो है व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से था। उसके बाद धीरे धीरे हम जब मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं, तो मध्य भारत में मैंने बताया था आपको 2 मार्ग थे। पहला प्रथम मार्ग जो स्थलीय मार्ग था, यहाँ से जब हम इस तरीके से मार्ग था, और इस तरीके से ये पहले अफ़गानिस्तान, चूँकि पहले जो था जब ये की बात हो रही है उस समय भारत और जो पाकिस्तान एक ही थे, विभाजन 1947 में हुआ था। तो अफ़गानिस्तान, फिर इराक, ईरान जो है तुर्की, फिर इस तरीके से कुस्तुनतुनिया, एक प्रकार का कुस्तुनतुनिया एक प्रवेश द्वार था, यानी यूरोपियों को भारत में इंटर होने के लिए पहले कुस्तुनतुनिया को पार करना पड़ता था, बिना कुस्तुनतुनिया को पार किए ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसी तरीके से लेकिन अब इस मार्ग में कई सारी दिक्कतें थी। यहाँ से पार करने के लिए इनको बीच में कई प्रकार के जो है दर्रे होते थे, खैबर का दर्रा इत्यादि बहुत बड़े बड़े दर्रे होते थे, और यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र था, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र था, बहुत तकलीफ यहाँ होती थी। लेकिन किस प्रकार से ये भी उसको सहन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पॉइंट पर जब तुर्कों का यहाँ पर इस पर अधिकार हो गया, इस क्षेत्र पर यहाँ पर जब इनका अधिकार हो गया, तब यहाँ के लोगों को दूसरा कोई जो है चारा नहीं मिला। तब इन्होंने जो है दूसरे मार्ग की ओर बढ़े। तो दूसरा मार्ग मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से जो अरब के लोग थे वो भारत से व्यापार करते थे, और यहाँ से जो मसाले या जो कीमती वस्तुएं खरीद करके वो लेके जाते थे अरब में, या फारस की खाड़ी से होते हुए थोड़ा सा ये अरब सागर से में यहाँ तरीके से अरब सागर से होते फारस की खाड़ी में जाते थे। फारस की खाड़ी से थोड़ा ये अरब के प्रायद्वीप में पैदल चलते थे, उसके बाद भूमध्य सागर में इंटर होते थे, और भूमध्य सागर में इंटर होने के बाद ये जो है इटली और ग्रीस को वो माल सप्लाई करते थे, माल की आपूर्ति करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो पूरा जो इटली और ग्रीस था उसको पूरे यूरोप में भेजता था। तो क्या हुआ कि जब ये मार्ग बंद हो गया, पहला मार्ग, और तब दूसरे मार्ग के जो अरब के लोग थे उनको इस चीज़ की पता चली, और इन्होंने मुनाफा कमाने के लिए जो है करों को बढ़ा दिया, और मनमाने ढंग से ये यहाँ के लोगों से पैसा वसूलने लगे। तो इस स्थिति में अब यूरोप के लोगों ने क्या किया कि
एक तीसरे मार्ग की खोज स्टार्ट कर दी। दूसरी बात, इसमें पुनर्जागरण का भी चीज़ रहा। और दूसरी बात, इनकी जो मूलभूत आवश्यकता थी इनके जीवन निर्वाह के लिए, तो ठंडा क्षेत्रों में इन्हें मांस की आवश्यकता थी और मांस को सड़ने से बचाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे मसालों का। तो बेसिकली इसमें एक हैरत अंगेज़ बात है कि आज के इस वक्त में मांसों का जो है, मसालों का इस्तेमाल जो है, तो जो है मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। वो मसालों का इस्तेमाल मांस को संरक्षण करने के लिए, यानी मांस को संरक्षित करने के लिए करते थे। तो ये भी उनकी मूलभूत आवश्यकता थी, भाई उनको मांस खाना था क्योंकि वो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। तो इसी के लिए भी चीज़ें थी और पुनर्जागरण था, तो इसी के लिए तरीके से। और बहुत सारे देशों ने अपने अपने जो है यान जो है अपने अपने जो ये जलयान भेजे, जिसमें से स्पेन के द्वारा जो भेजा गया था कोलंबस के नेतृत्व में, तो वो विफल हो गया था क्योंकि जाना चाहिए था कोलंबस को इधर और पहुंच गए थे वो इधर, तो इस तरीके से विफल हो गया। उसके बाद फिर पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में कई प्रकार के दस्ते भेजे गए, कई प्रकार के दल भेजे गए, और जिसमें जो है बार्थोलोमेव डियाज जो पहली बार केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा। उसके बाद 1497 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में यानी 4 जहाजी बेड़े भेजे गए प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में, और जो है इस तरीके से उन्होंने जो है अब्दुल मनीक के नेतृत्व में या दिशा निर्देश से जो है भारत यानी यूरोप का पहला नाविक जो वास्को डी गामा था, जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। और भारत में वो केरल के कालीकट यानी अभी उसको कोझिकोड कहते हैं वर्तमान में, जो केरल में था, और वहाँ के जो राजा थे वो जमोरिन थे, उन्होंने भव्य स्वागत किया इसका, वास्को डी गामा का। और उसी तरीके से वह स्वागत करने के बाद फिर क्या हुआ कि 3 महीने ये वहाँ रुका, और 3 महीने रुकने के बाद इसने वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदा, भारतीय वस्तुएं खरीदी उसने। जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, महंगे जो है इसने वहाँ पर जो है रत्न खरीदे, और उनको लेकर के वो अपने यूरोप गया। वहाँ पर जब ये गया तो इसे वहाँ पर जो चीज़ें इसने यहाँ खरीदी थी उसको वहाँ पर ले जाकर के उसने 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया, 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया। और 60 गुना मुनाफा जब इसको मिला तो फिर धीरे धीरे जो और देश थे वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए लालयित होने लगे, और इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया गया। वास्को डी गामा यही नहीं रुका, सन जो है 1498 में वापस ये निकल गया था यूरोप के लिए। उसके बाद फिर जो है एक नया दल पुर्तगाल ने जो है भेजा था, जिसका नाम था पेड्रो अल्बरेज भेजा गया था। उसके बाद पुनः फिर जो है 1502 में फिर इसको भेजा गया था वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा पुनः जो है भारत के लिए आया, और अब वो अपने साथ लाया था बड़ी बड़ी तोपें, और फिर उस तरीके से उसने यहाँ इस तरीके से अरब सागर में जो जहाज़ी बेड़े थे इसके अरब सागर के, उनको नष्ट किया, और इस एक सफल एकत्र जो है क्षेत्राधिकार स्थापित किया, और कई जो है सालों तक लगभग वो जो है भारत से व्यापार करता रहा। उसके बाद कई सारी कंपनियां आई, जिसमें से जो है सबसे सफल रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, जो सन 1600 ईस्वी में आई थी। और उसी ने क्या किया कि व्यापार करने के उद्देश्य से वो आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगी, वो यहाँ पर राज करने लगी। तो कुछ इस तरीके से आज के इस क्लास में हमने एक समझ लीजिए कि जो है इंट्रोडक्शन क्लास थी, ज़्यादा ये बड़ी नहीं थी, और इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। अगली क्लास में हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे, और इस क्लास में इसके आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, और अगली क्लास हमारी और भी बेहतर होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी जो है अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।